Good morning, students and my dear friends. Today is 24th of June 2022, Friday. Motivation of the day is if there is no struggle, there is no progress. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. BRICS can together help out in global post-COVID recovery PM. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स की समिट चल रही है और जिसको इस बार चाइना चेयर कर रहा है. So this time this BRICS summit is being hosted by China as the chair, but this summit is on virtual mode. तो भले ही चाइना इस पर्टिकुलर समिट को होस्ट कर रहा है या चेयर कर रहा है, बट ये समिट जो चल रही है वो वर्चुअल मोड पर चल रही है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक प्रिकॉशन. और इसी वर्चुअल समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए कॉल करी है. जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, कौन कौन से ब्रिक्स मेंबर्स हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. इसको शॉर्ट में हम ब्रिक्स बोलते हैं. तो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनको म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है. और उनका ये कहना है कि अगर ये सारे नेशंस ब्रिक्स मेंबर्स साथ में काम करते हैं तो ग्लोबल रिकवरी आफ्टर कोरोना वायरस पैंडेमिक कुड बी ईजियर, कुड बी स्ट्रॉन्गर. तो एक साथ काम करके ग्लोबल रिकवरी को स्ट्रेंथन और इंक्रीज करने की बात कही है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक. क्यों ऐसा कहा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ये जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट करने के लिए सेम अप्रोच अडॉप्ट किया है. एंड दिस सिमिलर अप्रोच कैन हेल्प द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ पैंडेमिक. हालांकि कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी एक्नॉलेज किया कि जो सीवियरिटी थी कोविड-19 की, जो इम्पैक्ट था कोविड-19 का, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है. बट जो इफ़ेक्ट हैं वो अभी भी लिंगर ऑन कर रहे हैं. जो कोविड-19 के पोस्ट रिकवरी इम्पैक्ट हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स पे हो चाहे वो कंट्रीज़ पर हो, उनका वो अभी भी स्ट्रॉन्गली विजिबल है. एंड फॉर दैट म्यूचुअल कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक द यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल पोस्ट कोविड रिकवरी, जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ये जो 5 बड़े लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ब्रिक्स का पार्ट हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 24% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं और 16% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं 5 बड़े लार्जेस्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके थ्रू होता है. तो जो सिग्निफिकेंस है ब्रिक्स की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स की 41% पॉपुलेशन केवल इन्हीं 5 बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं. 24% जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये 5 कंट्रीज़ और 16% टोटल ग्लोबल ट्रेड का शेयर है. तो इसी डेटा को यूज़ करते हुए या इसी इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस को यूज़ करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि अगर ये सारे कंट्रीज ब्रिक्स कंट्रीज साथ में मिलकर काम करते हैं पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी को इंश्योर करने के लिए तो ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है. इसके बाद उसी समिट में मोदी ने ब्रिक्स का जो बैंक है, ब्रिक्स स्पॉन्सर जो बैंक है, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम NDB बोलते हैं. इसमें रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट ईयर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं. उन स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी अप्रिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और उसके एप्रिसिएशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला कि जिस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंजेस लिए गए हैं मोर स्पेसिफिकली ब्रिक्स में और न्यू डेवलपमेंट बैंक में, उसके बाद से न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप भी इंक्रीज हुई है. एंड दिस इज़ अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर ऑल ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़. और इसी के साथ साथ इस बार की डेलिब्रेशन और समिट को सिग्निफिकेंट बताते हुए, इम्पॉर्टेंट बताते हुए, महत्वपूर्ण बताते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि इस बार की समिट आगे भी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच की टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी और उनके बीच कोऑपरेशन को इंक्रीज करेगी और उनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे और ज़्यादा इंक्रीज करेगी. इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक और इनॉग्रेशन सेशन में पार्ट लिया, दैट इज़ द न्यू वाणिज्य भवन इन न्यू दिल्ली. और उस इनॉग्रेशन सेशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव और इंडस्ट्री को कॉल किया कि इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट टारगेट्स सेट करें फॉर इंक्रीजिंग देयर इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड सजेस्ट द वेज फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव दोज फिगर। तो बेसिकली इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउसेस को डायरेक्शंस दिए हैं, संकेत किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि आप एक्सपोर्ट के एम्बिशियस टारगेट, महत्वाकांक्षी टारगेट सेट करिए और हमें बताइए कि कैसे उन टारगेट्स को अचीव किया जा सकेगा, गवर्नमेंट कैसे आपके लिए वहाँ पर मददगार साबित हो सकती है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने का टारगेट बहुत टाइम से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया की जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो एक्सपोर्ट के थ्रू बढ़ाई जाए। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे जस्ट लाइक चाइना। और इसको लेकर के बहुत सारी स्कीम भी गवर्नमेंट ने लाई थी, जिसमें से PLI स्कीम सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम थी और कई बार हमने डिस्कस भी किया था। इसी इनॉग्रेशन सेशन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर से इसी पर्टिकुलर टारगेट को रीइटरेट किया है और कहा है कि इंडस्ट्री जो है वो बड़े बड़े एम्बिशियस लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट टारगेट सेट करे और गवर्नमेंट को बताए कि किस तरीके से वो टारगेट्स और फिगर्स जो हैं वो अचीव हो सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में एक कोलैबोरेशन स्टैब्लिश करने की बात करिए जस्ट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। तो बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री उनका ये कहना है कि जिस तरह इस समय ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहा है उसको इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट लिंच पिन बन करके, इम्पॉर्टेंट कड़ी बन के सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से सप्लाई चेन डिसरप्शन के बाद इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में परफॉर्मेंस दी है, दैट इज़ अप्रिशिएटिंग। हमने भी डिस्कस किया कि इंडिया ने $400 बिलियन का मार्क अचीव किया था इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो आगे भी इसी तरह के और एम्बिशियस टारगेट्स सेट करे जा सकते हैं और इंडस्ट्री को इसीलिए इनकरेज किया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस इनॉग्रेशन सेशन में। इसके अलावा एक और पोर्टल को लॉन्च किया रिलेटेड टू कॉमर्स, दैट इज निर्यात, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड पोर्टल। तो ये निर्यात पोर्टल, इसका भी इनॉग्रेशन किया कल, इसको भी लॉन्च किया कल प्राइम मिनिस्टर ने न्यू वाणिज्य भवन के इनॉग्रेशन सेशन में। और इस पोर्टल का जो बेसिक पर्पस होगा, जो लक्ष्य होगा, दैट इज टू break the silos by providing the real time data for all stakeholders। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो रियल टाइम डेटा है वो ये निर्यात पोर्टल प्रोवाइड करेगा, जिससे कि गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स, दे ऑल कैन टेक द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्शन और उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो बेसिकली इस पोर्टल के थ्रू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी एक्सपोर्टर्स को रिलेटेड टू द कमोडिटीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। मोर स्पेसिफिकली 30 इंपॉर्टेंट कमोडिटी ग्रुप जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है मोर देन 200 कंट्रीज को, उसके ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस निर्यात पोर्टल पर अवेलेबल होगी। And this will also strengthen the efforts to develop the district as an important center of export, जो कि गवर्नमेंट कई टाइम से कोशिश कर रही कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया का इंक्रीज हो। इट मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करे, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंट GI होती है और उस GI को प्रमोट करे डिस्ट्रिक्ट फॉर इंपोर्ट। GI का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो बेसिकली इस निर्यात पोर्टल की वजह से मैंने इस न्यूज़ को कवर किया था। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। प्रोलॉन्ग्ड कोल शॉर्टेज हिटिंग नॉन पावर सेक्टर्स। इंडिया में पिछले लास्ट ईयर से कोल की शॉर्टेज चल रही है और डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है वो अगस्त लास्ट ईयर से चल रहा है और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ये मिसमैच और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इकोनॉमीज़ ने रिकवरी, केवल इंडिया ने नहीं अदर इकोनॉमीज़ ने भी रिकवरी स्टार्ट करी थी, इसलिए एनर्जी की जो डिमांड थी, पावर की डिमांड थी, वो हर इकोनॉमी में बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कोल के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे। इसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हो गई, जिसका इम्पैक्ट जो अदर एनर्जी के सोर्सेज हैं उन पर भी पड़ने लगा, मोर स्पेसिफिकली फॉसिल फ्यूल
क्रूड ऑयल। और उसके बाद से लेकर के जो सप्लाई चेन डिसरप्शन स्टार्ट हुआ एनर्जी मिक्स के केसेस में, दैट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए अभी तक कोल की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स भी लिए, बहुत सारे डिसीजंस भी लिए। कई कंपनीज़ को कोल कंपनीज़ को डायरेक्ट किया कि वो पहले से ही इंपोर्ट करके कोल का स्टोरेज बना लें मानसून आने से पहले ही, जैसे कि मानसून के सीज़न में किसी भी तरह की पावर शॉर्टेज ना हो। इसके बाद गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज भी किया पावर यूनिट्स को फॉर कोल सप्लाई, कि किस किस पावर यूनिट को कितनी कितनी कोल सप्लाई करी जाएगी। इंडियन रेलवे को भी डायरेक्शंस दिए कि वो कोल के ट्रांसपोर्ट को ऑन टाइम रखे और एफिशिएंट बनाए। और इन्हीं सारे डिसीजंस की वजह से जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि जो पावर यूनिट्स हैं उनको पहले कोल प्रोवाइड किया जाएगा, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग द कोल सप्लाई, फॉर हैविंग द कोल सप्लाई। इसी सारे डिसीजंस की वजह से ऐसे नॉन पावर सेक्टर्स जहाँ पर कोल का यूज़ तो होता है बट वो पावर जनरेशन के लिए ही अदर फंक्शंस के लिए होता है। बेसिकली जो माइन सेक्टर होते हैं जहाँ पर हम प्योरीफिकेशन करते हैं, कोल वॉशरी होते हैं, जो मेटल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी कोल का यूज़ होता है, बट नॉट फॉर पावर जनरेशन, फॉर अदर पर्पस, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन, पेपर, सीमेंट। इस तरह के जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं जो कि कोल का यूज़ तो करते हैं बट पावर जनरेशन के लिए नहीं करते, तो ऐसे सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने बोला कि जो कोल सप्लाई है वो पावर यूनिट्स के बाद दी जाएगी। और इसी डिसीजन की वजह से जो नॉन पावर सेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर और डिस्पाइट एन इंक्रीज इन कोल प्रोडक्शन, द सिचुएशन ऑफ दीज नॉन पावर सेक्टर हैज़ हार्डली इम्प्रूव्ड। और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनका ये कहना है कि अब तो कोल की सप्लाई ठीक ठाक हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो अभी जो कोल की सप्लाई की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे अब रिजॉल्व हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन, पेपर, सीमेंट सेक्टर में अभी भी कोल की सप्लाई इंश्योर नहीं करी जा रही है। और अगर हम लास्ट ईयर से देखें, पिछले लास्ट ईयर से जब से कोल की शॉर्टेज शुरू हुई तब से जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं इनमें अप्रॉक्सीमेटली 33% का जो रिडक्शन देखने को मिला है कोल के डिस्पैच में। तो अगर वो पहले 100 MT उनको कोल मिलता था तो अब इस समय उन्हें केवल 67% कोल अवेलेबल हो रहा है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट 100% है तो उन्हें केवल 67% ही कोल मिल रहा है। 33% रिडक्शन है, फॉल है कोल के डिस्पैच में, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी, उनका बिजनेस इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा टॉप जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका मानना है। क्योंकि अगस्त 2021 में जो सिचुएशन जनरेट हुई थी और इसके बाद गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से प्रायोरिटाइज कर दिया था कोल इंडिया के कोल डिस्पैच को टुवर्ड्स द पावर यूनिट, उसके बाद से अभी तक ये डाइवर्जन कंटिन्यू है। अब यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो खरीद ले रहे हैं बाहर से कोल, क्योंकि बाहर का कोल जो इस समय है वो महंगा है, बट जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस कोल शॉर्टेज इवन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसीलिए उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ ने भी गवर्नमेंट से और कंज्यूमर एसोसिएशंस ने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि जो डाइवर्जन, जो प्रायोरिटाइजेशन किया गया है इसको फ़िलहाल के लिए अब रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि कोल का जो इशू है वो अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है पावर यूनिट्स में। तो दिस इज़ द कोल डिस्पैच इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ। तो हम देख सकते हैं पावर सेक्टर ब्लैक से, और जो रेड है ये नॉन पावर सेक्टर है। तो यहाँ पर कुछ टाइम से इनमें जो कोल सप्लाई है वो इंक्रीज़ करी गई है, और जो नॉन पावर सेक्टर है वहाँ पर कोल सप्लाई जो है वो रिड्यूस करी गई, जस्ट टू इंश्योर द enough electricity generation in the country, more specifically in the month of monsoon. And these are the under pressure coal production, coal dispatch into different power and non-power sector from April 21 to April 22 in terms of percentage change, from May 21 to May 22 in terms of percentage change. और हम clearly देख सकते हैं कि जो non power sector है उनमें coal dispatch जो है वो 32% और 23% shrink किया है because of the government prioritization towards the power units. अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 6 of business standard. Card based fintech firms may have to stop offer
आरबीआई बहुत सारे डिसीजंस ले रही है। पेमेंट एग्रीगेटर्स जो कंपनीज हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, जो कार्ड इशूअर कंपनीज हैं, उन सब के लिए, चाहे वो टोकनाइजेशन हो, चाहे वो ओटीपी से रिलेटेड डिसीजन हो, हमने हर न्यूज़ को कवर किया है। एंड द वेरी बेसिक पर्पस ऑफ आरबीआई टू control this fintech company, whether it is a card issuer company or the payment aggregator company, to save the consumer का डेटा सेव करना, कंज्यूमर की प्राइवेसी सेव करना, उनको फ्रॉड से सेव करना। अब रिसेंटली Reserve Bank of India is not permitting the loading of prepaid payment instrument, that is PPIs, from the credit line. Card-based fintech players may have to stop their offers until the RBI clears some issues related to this loading of prepaid payment instruments. और इसी के लिए आरबीआई ने जितने भी जो नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशूअर कंपनीज हैं, उनको रिटर्न में डायरेक्शन दिए हैं कि वो अभी फ़िलहाल के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लोडिंग ना कराएं फ्रॉम द क्रेडिट लाइन, फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। और अगर कोई भी कंपनी इस तरह के प्रैक्टिस में इंक्लूडेड पाई जाती है इन स्पाइट ऑफ दीज डायरेक्शन और नॉन कंप्लायंसेस करती है, दैट मे अट्रैक्ट द एक्शन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, तो उसको ऊपर पेनाल्टीज लगाई जाएंगी। तो जितने भी नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर कंपनीज हैं, फिलहाल के लिए उनको आरबीआई ने रिटर्न में डायरेक्शंस दिए हैं कि वो किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट कार्ड से या क्रेडिट लाइन के थ्रू रिचार्ज या लोडिंग ना करवाएं। क्योंकि अगर आप सिंपलीफाइड फॉर्म में समझे तो इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ लेंडिंग। ये आप लोन दे रहे हैं किसके थ्रू? पीपीआई जो होल्डर्स हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसको लोड कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं हम सभी को पता है, दे आर द लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स और लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लोन होते हैं बेसिकली। तो इसी वजह से आरबीआई का ये कहना है कि जो फिनटेक कंपनीज हैं वो बेसिकली लेंडिंग फैसिलिटीज़ कर रही हैं, जबकि फिनटेक कंपनीज आर नॉट अलाउड टू डू द लेंडिंग फैसिलिटी विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। तो एक तरह की इनडायरेक्ट लेंडिंग है, इसीलिए आरबीआई ने फिलहाल के लिए इनको स्टॉप किया है। और जो फिनटेक लीडर्स हैं उनका एक कहना है कि दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय आरबीआई, जो आरबीआई ने डायरेक्शन दिए हैं, इससे ऐसे कार्ड बेस्ड फिनटेक कंपनीज जिन्होंने पीपीआई पार्टनरशिप करी थी to facilitate the credit to the customers through credit cards will be most affected। तो कार्ड बेस्ड जो फिनटेक प्लेयर्स हैं उन्होंने फ़िलहाल के लिए सारे ऑफर्स जो हैं और जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया एज पर द आरबीआई डायरेक्शन। और फिलहाल उनका मानना भी यही है कि इसका इम्पैक्ट तो मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इवन इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो कार्ड बेस्ड ईएमआई है, दैट ईएमआई स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कार्ड बेस्ड प्रोडक्ट ईएमआई प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट भी आरबीआई के इस नोटिफिकेशन के बाद से इम्पैक्ट करेगी। डेफिनेटली कंज्यूमर्स जो हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को फिलहाल के लिए अवेल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बाई नाउ और पे लेटर वाले प्रोडक्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट मर्चेंट से इंटीग्रेशन होता है, किसी भी तरह का कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंस्ट्रूमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो लेट्स सी आरबीआई क्या डिसीजन लेकर के फिलहाल के लिए आती है। बट जो आरबीआई का डिक्टेट है दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द कार्ड बेस्ड फिनटेक कंपनीज। और जो मार्केट थी, अगर हम बात करें, ये जो फिनटेक कंपनीज थी, अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 हज़ार इंडिविजुअल हर मंथ अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट में ऑन बोर्ड कर रही थी। तो हम देख सकते हैं ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, बट इमीडिएटली आरबीआई के इस डिक्टेट के बाद या डिसीजन के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ प्लेयर्स पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड जो थी वो बहुत अच्छी थी। बट नाउ RBI will look into the matter and may come up with certain regulation for these types of PPIs। इसके अलावा RBI ने IT सर्विसेज को लेकर के भी एक वार्निंग दी है, उससे रिलेटेड भी न्यूज़ है, हम उसको यहीं पर कवर करेंगे। RBI फ्लैग्स रिस्क फॉर क्रॉस बॉर्डर आउटसोर्सिंग ऑफ IT सर्विसेज। तो फिलहाल के लिए जो इंडिया से क्रॉस बॉर्डर IT सर्विसेज सोर्स होती हैं, जो इंडिया की जो IT सर्विसेज जो क्रॉस बॉर्डर आउटसोर्स होती हैं, उनको लेकर के आरबीआई ने वार्निंग दी है रिस्क की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ वार्न ऑफ रिस्क फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर आउटसोर्सिंग ऑफ IT सर्विसेज। आउटसोर्सिंग क्या होती है? Outsourcing is basically a business practice in which a company or one company hire a third party
to perform certain tasks, to perform certain function, to handle certain operation, or to provide certain practice services to a particular company A. तो एक कंपनी किसी थर्ड पार्टी से बोलती है कि आप मेरे बिहाफ पर ये काम करेंगे. दैट मे बी रिक्रूटमेंट, दैट मे बी मार्केटिंग, दैट मे बी ऑपरेशन, दैट मे बी एनीथिंग. उसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईटी कंपनीज को वार्न किया कि अगर आप किसी भी तरह की आईटी सर्विस आउटसोर्स कर रहे हैं बाहर की कंपनी से तो उसको लेकर के रिस्क है. और ऐसी एंटिटीज जो इस ऑपरेशन को मैनेज कर रही हैं, दे शुड बी मॉनिटर ऑल सच ऑपरेशंस मोर क्लोजली. और जब भी कभी भी आप इस तरह की आईटी सर्विसेज के आउटसोर्स करें तो जो सर्विस प्रोवाइडर कंट्री है, जो सर्विस प्रोवाइडर की जो कंट्री है, उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और लीगल कंडीशंस को कंटिन्यूअस बेसिस पर ऑब्जर्व करें, क्योंकि इस तरीके की आईटी सर्विसेज जो हैं वो कंट्री को, उस कंट्री की सोवरेनिटी तक को रिस्क दे रही हैं. तो कई कई सारे सेफ्टी जो फीचर्स हैं उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ रिस्क मे हैम्पर द सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एज अ होल इफ़ योर सर्विसेज आर इन्वॉल्व इनटू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बेसिकली जो आईटी सर्विसेज बाहर से आउटसोर्स कर रही हैं इंडियन कंपनी, उसको लेकर के आरबीआई ने वार्न किया है कि देयर आर नंबर ऑफ रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, प्राइवेसी रिस्क, strategic risk that are associated with these outsourcing services. So instead of outsourcing from other countries, let's do outsourcing within your own country in order to have the secure services. अब देख लेते हैं some other news clips. Gold movement may come under e-way bill trackers. तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो नेक्स्ट वीक शेड्यूल है, उसमें इस पर्टिकुलर डिसीजन को, इस पर्टिकुलर प्रपोजल को कंसीडर किया जा सकता है, जहां पर गोल्ड और प्रीशियस जो स्टोन्स हैं उनके मूवमेंट के लिए फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ई वे बिल की रिक्वायरमेंट को मैंडेट करने का प्रपोजल है. एंड दिस इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला है, रिकमेंड किया, कमेटी ने रिकमेंड किया, जिसको बेसिकली केरला फाइनेंस मिनिस्टर हेड कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग किसी भी तरह के गोल्ड के मूवमेंट को, प्रीशियस स्टोन्स के मूवमेंट्स को जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में या तीसरे स्टेट्स के बीच में हो रहे हैं, उसके लिए ई वे बिल जनरेट किए जाएं. So for interstate movement, e-way bill on gold and precious stone will be generated and state will be allowed to decide on introducing e-way bill for gold. जिससे कि जो गोल्ड है और जो प्रीशियस स्टोन है उसमें टैक्स जो डिडक्शंस, टैक्स इवेजन हो रहा है, जो ट्रैक पूरा गोल्ड को ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी, जो किसी तरह का इलीगल जो अगर ट्रेडिंग हो रही है उसको ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी, हेजिंग को ट्रैक करने को, इन्फ्लेशन कई सारे इश्यूज जो हैं गोल्ड से एसोसिएटेड हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट करने में हेल्प मिलेगी अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है. तो बेसिकली टैक्स इवेजन को और इलीगल ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये सजेशन दिया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमिटी ने. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इन अ फर्स्ट टाटा इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर कैचेस फायर, गवर्नमेंट ऑर्डर प्रॉम्प्ट. तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें फायर लगने की जो इंसिडेंट्स हैं वो कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं. फर्स्ट टाइम जो टाटा की इलेक्ट्रिक कार है, दैट इज टाटा निक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा निक्सॉन ईवी, उसने वेडनेसडे को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ने मुंबई के सब में फायर कैच कर ली. और इसके बाद से गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर इशू पर प्रॉब या इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया. बट समवेयर इट इज़ अगेन क्रिएटिंग द क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी ऑफ दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से माइग्रेशन चाह रही है पेट्रोल और डीजल व्हीकल से लेकर ईवी तक, अब ये जो सेफ्टी की जो सिचुएशन है, जो सेफ्टी का कंसर्न है, ये बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल ने फायर कैच करी. अभी तक 2-व्हीलर फायर कैच कर रहे थे, बट दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंस वेयर द टाटा इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर कैचेस द फायर, एंड दिस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंसर्न फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट. किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको आगे प्रमोट किया जाएगा अगर यही इंसिडेंट्स रिपीट होते हैं बार बार. डेफिनेटली कंज्यूमर विल नॉट buy these or will not prefer these types of EVs in future. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. VI to take 4 years reprieve on rupees 8,837 crore AGR dues. So वोडाफोन आइडिया 4 साल का मोराटोरम पीरियड मांग रही है, रिप्राइव मांग रही है. किस पे? AGR ड्यूज पे. AGR ड्यूज को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं.
दैट इज़ एनुअल ग्रॉस रिवेन्यू। और इसको लेकर के टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी टाइम से 2013 से अप्रॉक्सीमेटली इशू चलता आ रहा था। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और सारी कंपनी जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनको बोला था कि आप जो भी ड्यूज़ हैं वो आप गवर्नमेंट को पे करिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था, जो सबसे बड़ा ड्यू देखने को मिला था, वोडाफोन आइडिया पर देखने को मिला था। और इसके बाद से कहा जा रहा था कि जो वोडाफोन आइडिया शायद वो बंद हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए। बट स्टिल समहाउ इट इज़ मैनेजिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू स्कीम दी थी इन सारे कंपनीज़ के लिए कि आप चाहें तो 10 साल में ये ड्यू पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज। और अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो जो आपके ड्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हेन यू हैव द मनी आप पे कर दीजिए और वो इक्विटी गवर्नमेंट से बाई कर लीजिए। इसी को लेकर के जो वोडाफोन आइडिया है वो फिलहाल के लिए 4 साल का मोरेटोरियम गवर्नमेंट से मांग रहा है इन लिeu ऑफ 8,837 करोड़ एज AGR ड्यू। और इसी के लिए गवर्नमेंट को फिलहाल के लिए इक्विटी भी ऑफर करी है, एडिशनल इक्विटी ऑफर करी है ऑन द डिफर्ड अमाउंट। तो गवर्नमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 33% ओन करेगी किस में, VI में, आफ्टर एन अर्लियर डिसीजन। और अगर इस पर्टिकुलर 4 साल के डिसीजन पर गवर्नमेंट और एग्री होती है तो 6 से 7% का गवर्नमेंट का स्टेक और बढ़ जाएगा VI में। तो पहले जो डिसीजन हुआ था वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो ड्यूज थे उसको 33% इक्विटी में कन्वर्ट किया था VI ने। अब VI और 4 साल का रिप्राइव चाह रहा है तो 6 to 7% और गवर्नमेंट की इक्विटी इंक्रीज होगी इफ़ द कंपनी ऑट फॉर द कन्वर्जन अगेन। सो लेट्स सी गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है और कंपनी का क्या डिसीजन होता है इस AGR ड्यूज पर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.